नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान के 100 मॉडल पेपर की जो ये सीरीज चल रही है, इसमें हम आज मनोविज्ञान का पेपर नंबर 78 हल करने वाले हैं, जिसमें 30 बहुत ही शानदार प्रश्न साइकोलॉजी के आपको देखने को मिलेंगे। तो टारगेट है 20 प्रश्नों को सही करने का। कमेंट करके जाना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, पहला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी ग्रंथि व्यक्ति के संवेगात्मक पक्ष को प्रभावित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। तो देखो, जो अलग अलग ग्रंथियां हैं, ये अलग अलग विकास के पक्ष होते हैं उनको प्रभावित करती है। तो उसी संबंध में आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि है साथियों, ये व्यक्ति के संवेगात्मक पक्ष को प्रभावित करती है। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 1 में। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 2 पर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 है, मेरा रीट में सिलेक्शन होगा या नहीं? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये उपयुक्त उदाहरण है तनाव का, दबाव का, दुश्चिंता का और कुंठा का। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको सही आंसर देना है। देखिए, यहाँ पर व्यक्ति अभी तो रीट का पेपर हुआ ही नहीं, उसके पहले क्या सोच रहा है? वो रीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। साथियों, उसको कहा जाता है दबाव। क्या कहा जाता है? इसको दबाव कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 जो है वो आंसर आपके सेकंड क्वेश्चन में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 3 पर। इनमें से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साहचर्यवादी सिद्धांत, अंतर्दृष्टिवाद का सिद्धांत और अस्तित्ववाद का सिद्धांत। तो बताइए, सृजनात्मकता का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, प्रश्न संख्या 3 में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी सृजनात्मकता का सिद्धांत है, साहचर्यवादी सिद्धांत भी सृजनात्मकता का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टिवाद का भी सृजनात्मकता का सिद्धांत है और अस्तित्ववाद का भी सृजनात्मकता का सिद्धांत है। इस प्रश्न को शामिल करने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि आपको सृजनात्मकता के सारे ही सिद्धांत याद हो। साथियों, ये चारों ही सृजनात्मकता के सिद्धांत है और ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसमें पूर्व चेतना सृजनात्मकता के विकास पर निर्भर करती है। पूर्व चेतना। जो आपके साहचर्यवादी सिद्धांत है, इसमें ये जो सृजनात्मकता है, ये संयोगों के पुनर्गठन पर निर्भर करती है। जो अंतर्दृष्टिवाद का सिद्धांत है, इसमें अवबोध पर सृजनात्मकता निर्भर करती है साथियों। और जो अस्तित्ववाद का सिद्धांत है, इसमें मिलन और सामंजस्य पर सृजनात्मकता निर्भर करती है। ठीक है, इन तथ्यों को आपको याद रखना है कि कौन से सिद्धांत में सृजनात्मकता किस पर निर्भर करती है। यहाँ से भी प्रश्न आपके रीट में बन सकता है। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा क्वेश्चन देखो, आपके चौथा प्रश्न है, विकलांग बालकों को सरकार ने कब दिव्यांग बालक नाम दिया? 5 जून 2016, 20 नवंबर 2017, 15 अगस्त 2015 और 25 दिसंबर 2015। तो पहले जो विकलांग बालक है, ठीक है, पहले इनको विकलांग बालक कहते हैं, वर्तमान में इनको दिव्यांग कहते हैं। तो साथियों, दिव्यांग बालक सरकार द्वारा कब दिया गया इनको नाम, विकलांग बालकों को? तो राइट आंसर है 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम होता है, उसमें ही विकलांग बालकों को दिव्यांग बालक नाम दिया गया था। कब दिया गया था? 25 दिसंबर 2015। अच्छी तरह से इस चीज़ को याद रखना है, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 5 पर। पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है आपके, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? हिप्पोक्रेट्स ने, शेल्डन ने, आरबी केटल ने और आलपोर्ट ने। तो बताइए, शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो मित्रों, 5वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है, शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण शेल्डन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? शेल्डन के द्वारा। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वही आपका सही आंसर है। और क्रेचमर ने भी किया था साथियों, शारीरिक संरचना के आधार पर। क्रेचमर का भी वर्गीकरण जो है वो भी शारीरिक संरचना के आधार पर ही है। जो आलपोर्ट का वर्गीकरण है, ये शीलगुण के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा है। तो आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 6 पर। आपके यहाँ 5वें क्वेश्चन में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। तो मित्रों, 6वां क्वेश्चन, हेंस आइंजेक के अनुसार मानसिक रोग, क्षीण एकाग्रता, क्षीण स्मृति,
असतर्कता, क्रूरता जैसे लक्षण किस व्यक्तित्व में पाए जाते हैं? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, मनस्तापिता, सांवेगिक स्थिरता। तो देखो ये जो प्रकार बताए गए हैं चार, ये सारे ही प्रकार हेंस आइंजैक ने ही बताए हैं। तो जो ऊपर जो लक्षण दिए गए हैं कि भाई मानसिक रोग से ग्रसित हो, क्षीण एकाग्रता मतलब कुछ ही समय के लिए एकाग्रता उसमें पाई जाती हो, क्षीण स्मृति कुछ देर ही याद रहता हो, असतर्कता हो, क्रूरता हो। साथियों ये लक्षण इन्होंने प्रश्न संख्या 6 में मनस्तापिता युक्त जो बालक होता है उसके अंतर्गत बताई है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 7 पर। तो चलिए 7वां क्वेश्चन आपके प्रश्न संख्या 7 क्या पूछ रहे हैं आपसे देख लेते हैं। भाटिया बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? 2, 4, 5 और 6। तो भाटिया बुद्धि परीक्षण का नाम सभी ने सुन रखा होगा। ये अलग से कोई परीक्षण नहीं है साथियों, इन्होंने 5 परीक्षणों को मिला करके एक नया परीक्षण दे दिया जिसको भाटिया बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें उप परीक्षणों की संख्या कितनी है? 5 है। थर्ड विकल्प सही है आपका प्रश्न संख्या 7 में। ये जो 5 परीक्षण है कौन कौन से है? एक है आपके कोहज ब्लॉक डिजाइन। क्या है? कोहज ब्लॉक डिजाइन। दूसरा इसमें आता है आपके पास एलोंग टेस्ट, पास एलोंग टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। तीसरा है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण और चौथा है इसमें तात्कालिक स्मृति और पांचवा और अंतिम प्रकार का जो टेस्ट है वो है चित्र निर्माण। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। ये पांचों जो टेस्ट है ये किसके अंतर्गत आते हैं? भाटिया बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। विकल्प नंबर कौन सा सही है आपका? थर्ड विकल्प 7वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। आपके 8वां प्रश्न देखते हैं साथियों 8वें क्वेश्चन को। क्रियात्मक अवस्था, सांकेतिक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था किसके द्वारा बताए गए हैं? एडविन आर गुथरी के द्वारा, जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा और कर्ट लेविन के द्वारा। तो देखो ये जो उपरोक्त 3 अवस्थाएं बताई है, जैसे क्रियात्मक की भाई बालक क्रिया के माध्यम से सीखता है, सांकेतिक संकेतों के माध्यम से, प्रतीकात्मक प्रतीकों के माध्यम से। तो साथियों ये तीनों ही अवस्थाएं जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा बताई गई है। किसके द्वारा? जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा अपने सिद्धांत में ये अवस्थाएं बताई थी। विकल्प नंबर कौन सा सही है आपका? सेकंड विकल्प प्रश्न संख्या 8 में सही है साथियों। अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन को, एक विद्यार्थी का तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में चयन नहीं हुआ तो वह दूसरों से कहता है कि यह नौकरी मेरे योग्य नहीं थी। यहाँ पर समायोजन की कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जा रही है उस विद्यार्थी के द्वारा? परिमेयीकरण, शोधन, प्रत्यावर्तन और आत्मीकरण। तो बताइए 9वें क्वेश्चन में आपका कौन सा विकल्प सही है? जो विद्यार्थी है वो कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? साथियों 9वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके परिमेयीकरण। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 9वें क्वेश्चन में। परिमेयीकरण या इसको औचित्य स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? औचित्य स्थापना के नाम से कह दो या फिर आप इसको युक्तिकरण कह दो, परिमेयीकरण कह दो, तीनों एक ही चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है? तार्किक मतलब कोई तर्क दिया जाता है असफलता के पीछे। ठीक है, यहाँ पर जिससे विद्यार्थी क्या कह रहा है कि ये नौकरी ही मेरे योग्य नहीं थी। ठीक, अब वो उसने तैयारी तो पूरी की थी, कोशिश पूरी की थी, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा भी होता है। तो साथियों वहाँ पर ये जो विद्यार्थी है वो परिमेयीकरण नामक युक्ति का प्रयोग कर रहा है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। आशा है आप ऐसी युक्ति का प्रयोग आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़े, सिलेक्शन आपका हो जाए साथियों। 10वां क्वेश्चन, रॉबर्ट एम गेने ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार, 5 प्रकार, 8 प्रकार, 5 प्रकार और 6 प्रकार। तो देखिए रॉबर्ट एम गेने ने सीखने के जो प्रकार बताए हैं उनकी संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो प्रश्न संख्या 10 में आपके दूसरा विकल्प सही है। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार सीखने के 8 प्रकार होते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रकार इन्होंने समस्या समाधान को बताया है। किसको बताया है? समस्या समाधान को सीखने का सर्वश्रेष्ठ प्रकार रॉबर्ट एम गेने के द्वारा बताया गया है। देखो अलग से कोई प्रकार इन्होंने नहीं दिए थे, इन्होंने भी क्या किया था साथियों, जैसे भाटिया बुद्धि परीक्षण में 5 परीक्षणों को शामिल करके एक नया परीक्षण बना दिया, उसी प्रकार जो सीखने के तरीके बता रखे थे पहले ही उनको एक क्रम में जमा दिया और अलग से उस सिद्धांत को दे दिया। तो यही रॉबर्ट एम गेने का सिद्धांत था। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 11 पर।
तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने आप को देखकर सोचते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस अवस्था को क्या कहा है? इलेक्ट्रा, ओडिपस, नर्सिज्म और ऑटिज्म। तो देखो प्रश्न संख्या 11 में सही आंसर बता दीजिए। किशोरावस्था है, बालक खुद को ही देख रहे हैं दर्पण में और खुद ही सोच रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ। साथियों, ये चीज़ें नर्सिज्म में होती है, जिसको स्व प्रेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्व प्रेम, खुद से प्रेम करना। अक्सर ये किशोरावस्था में होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। तो चलिए 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है और वृद्धि व विकास दोनों भौतिक है। तो बताइए वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही लग रहा है? साथियों, वृद्धि भौतिक होती है, न कि मनोवैज्ञानिक, इसलिए ये तीनों ही विकल्प गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भौतिक वाला विकल्प है कि वृद्धि तो क्या है? भौतिक है, जो हमें बाहर से दिखाई देती है कि भाई वजन बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, ये चीज़ें है भौतिक, जो हमें दिखाई देती है। और विकास क्या है साथियों? मनोवैज्ञानिक है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 12 में, वही आपका सही आंसर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 पर। यहाँ पर कौन सा विकल्प है सही? सेकंड विकल्प। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है। देखो, किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रेरक बताए हैं? 5 प्रेरक, 3 प्रेरक, 4 प्रेरक और 2 प्रेरक। तो जो प्रश्न संख्या जो 13 है, थोड़ा सा सोच करके इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या आप गलत कर सकते हो क्वेश्चन को। तो राइट आंसर जो है, मैस्लो ने अभिप्रेरणा के 2 प्रेरक बताए हैं। अगर आप 5 पे हो तो आप मैस्लो के सिद्धांत पर चले गए, शारीरिक आवश्यकता वाले पे। लेकिन साथियों, प्रेरक की पूछी है तो प्रेरक 2 है, एक तो जन्मजात प्रेरक और एक अर्जित प्रेरक। साथियों, यहाँ पर ये दोनों ही प्रेरक मैस्लो ने अभिप्रेरणा के संदर्भ में बताए हैं। विकल्प नंबर 4 सही है। जबकि अगर यूँ पूछता कि मैस्लो ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई है, मतलब कितनी आवश्यकताएं बताई है, तो फिर वहाँ पर 5 होता आपका राइट आंसर। ठीक, इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। फोर्थ विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। तो चलिए 14वें क्वेश्चन को देखेंगे। सीखना है ज्ञान का स्तर, ज्ञान की ऊष्मा, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाना और प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना। तो साथियों, सीखना, इनमें से सही विकल्प कौन सा है सीखने से संबंधित? देखो, ज्ञान के स्तर को हम सीखना नहीं कहते हैं, ना ही ज्ञान की ऊष्मा को सीखना कहते हैं। तीसरा या चौथा कौन सा विकल्प होगा? तो राइट आंसर है आपके प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाना ही सीखना होता है। थर्ड विकल्प आपके सही है। व्यवहार को प्रेरित करने का कार्य अभिप्रेरणा के द्वारा किया जाता है, सीखना नहीं है वो। ठीक है, थर्ड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। साथियों, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। आपके 15वां क्वेश्चन, निर्मितवाद अधिगम के संबंध में असत्य कथन है। अधिगमकर्ता समावेशक है, विचारों को आकार देते हुए अर्थ निर्माण करता है। देते हुए अर्थ निर्माण करता है, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, यहाँ पर देते हुए अर्थ निर्माण करता है ऐसे लिखा था। निरीक्षण करने वाला है और ज्ञान शिक्षक द्वारा छात्रों को स्थानांतरित किया जाता है। तो बताइए इनमें से निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? प्रश्न संख्या 15 में सही आंसर क्या है? देखो, निर्मितवाद अधिगम में क्या होता है? छात्र खुद ही ज्ञान का निर्माण करता है, तो ये तो सही है। अधिगमकर्ता इसमें समावेशक भी होता है और निरीक्षण भी करता है। लेकिन साथियों, शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञान स्थानांतरित नहीं किया जाता है, क्योंकि शिक्षक थोड़ी ज्ञान देगा, छात्र खुद ज्ञान की खोज करते हैं। इसलिए ये क्या हो गया आपके निर्मितवाद के संबंध में, ये एक असत्य कथन हो गया। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 15वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 16 पर। तो चलिए 16वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 16, ये देखिएगा, कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को निर्देशित करता है? अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक उत्पाद है। अधिगम कभी उत्पाद है तो कभी प्रक्रिया है, और अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने एक बार बहुत समय पहले किया था, बहुत टाइम पहले इस क्वेश्चन को मैंने टेस्ट में लिया था। वहाँ पर शायद मैंने यहाँ आपको चौथा विकल्प बताया था कि अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है, और फिर आप लोगों का कमेंट भी आया था। हालांकि मैंने 2-3 बुक में देखा तो कहीं पर आपको चौथा विकल्प मिला था और कहीं पहला। लेकिन साथियों, निष्कर्ष जब इसका निकला तो प्रथम विकल्प ही इसका सही है कि अधिगम क्या है,
एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस, ओनली प्रक्रिया है नॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही नहीं है, ओनली यहाँ प्रथम विकल्प सही है। अधिगम को क्या माना जाता है? एक प्रक्रिया माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 17, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो बताइए मानव विकास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है? साथियों प्रश्न संख्या 17 में चौथा विकल्प हम देखें तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। ये तो सही है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से? गर्भावस्था से। जबकि वृद्धि जन्म से चालू होती है साथियों। निरंतर ये चलता रहता है विकास जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है। इसके बाद में विकास पूर्वानुमेय भी होता है, इसका आप पूर्वानुमान लगा सकते हो। लेकिन विकास रेखीय होता है, रेखीय नहीं होता है साथियों। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, बल्कि विकास वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? विकास वर्तुलाकार। विकल्प नंबर जो आपका 1 है ये विकास के संबंध में गलत कथन है, इसलिए आपके प्रथम विकल्प ही 17वें क्वेश्चन में सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। आपके 18वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 18 है मित्रों, निम्न में से कौन सा अधिगमकरण का सिद्धांत नहीं है? अधिगम संदर्भित है, अधिगम तात्कालिक है, अधिगम सामाजिक क्रिया है और अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। तो अधिगमकरण के सिद्धांत के अंतर्गत हम किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? कौन अधिगमकरण के सिद्धांत में शामिल नहीं होगा? तो साथियों अधिगम को एक सक्रिय क्रिया माना जाता है। सक्रिय, एक्टिव रहकर हम किसी तथ्य को या कोई ज्ञान को अर्जित करते हैं। सामाजिक क्रिया भी अधिगम को माना जाता है, संदर्भित भी माना जाता है। लेकिन साथियों तात्कालिक, अधिगम तात्कालिक नहीं होती है, अंतर्दृष्टि या फिर स्मृति होती है तात्कालिक साथियों, रटंत प्रणाली पर जो आधारित है। देखो इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प है ये अधिगमकरण के सिद्धांत में नहीं है, क्योंकि ये गलत है। अधिगमकरण के सिद्धांत में अधिगम को तात्कालिक प्रक्रिया नहीं माना जाता है, अधिगम में समय लगता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 18 में। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो चलिए 19वें क्वेश्चन को देखेंगे। एक कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक और व्यावहारिक। तो जो गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत दिया है उसमें 3 विमय बताई है। एक तो बताई है साथियों आपके संक्रिया, ठीक है, एक बताई है विषय वस्तु और एक बताया है उत्पाद। तो यहाँ पर विषय वस्तु का घटक कौन सा नहीं है? देखो विषय वस्तु के घटकों को गिलफोर्ड ने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? एक तो है आकृतिक, एक है शाब्दिक, एक है सांकेतिक और एक है व्यवहारिक। तो ये 4 प्रकार की विषय वस्तु इन्होंने बताई है। यहाँ पर जो सांकेतिक है इसको प्रतीकात्मक के नाम से भी जाना जाता है, व्यवहारिक भी बताई है, शाब्दिक भी बताई है। साथियों प्रणाली जैसी कोई विषय वस्तु इन्होंने नहीं बताई है, इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है 19वें प्रश्न में यही आपका सही आंसर होगा। तो अब हम 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 20वें क्वेश्चन को देखेंगे। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, वैयक्तिक विभिन्नताएं और चारित्रिक विभिन्नताएं। तो बताइए इनमें से ये जो ऊपर आपको तथ्य दिए गए हैं, जैसे अभिरुचि है, उसकी अभिवृत्ति है, दृष्टिकोण, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसका जो लिंग है मतलब वो पुरुष है या स्त्री है, साथियों ये चीज़ें वैयक्तिक विभिन्नताओं को प्रदर्शित करती है, आंतरिक विभिन्नताएं नहीं। इसमें बाहरी विभिन्नता भी आपके दे रखी है साथियों, इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है प्रश्न संख्या 20 में यही आपका सही आंसर है। अगर आप पहले विकल्प पर हो तो आप गलत हो वहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। तो आपके प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। 21वें क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बहुविध चिंतन का संबंध है बुद्धि से, सृजनात्मकता से, अनुकरण से और मॉडलिंग से। आशा आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। लाइक का टारगेट रखते हैं 2000 का, 2000 लाइक हो जाना चाहिए 3 दिन के अंदर अंदर, तब जाके इस वीडियो का मज़ा आएगा साथियों, वरना फिर वो बात नहीं रहती है। तो देखो जो बहुविध चिंतन है इसका संबंध सृजनात्मकता से लिया जाता है। बहुविध चिंतन को ही अपसारी चिंतन के नाम से भी जाना
जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 21 में, ये आपका राइट आंसर है। अब हम प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके भी जरूर जाइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और इनमें से सभी। तो जो एक सिद्धांत है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, ये क्या कहता है? 22वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा। देखिए प्रश्न संख्या 22 में जो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत है साथियों, ये कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। इसमें एकाधिक का विच्छेद करोगे तो एक प्लस अधिक से एकाधिक शब्द बना है आपके। एकाधिक का मतलब एक से अधिक प्रकार की बुद्धि, तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है साथियों। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? थर्ड विकल्प 22वें क्वेश्चन में सही रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 23 को क्या पूछा जा रहा है आपसे। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जेबी वाटसन ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, डेविड मैक्लेलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, सिगमंड फ्रायड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, या कार्ल युंग ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था? तो प्रश्न संख्या 23 में सही आंसर बताओ। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? 23वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है साथियों, डेविड मैक्लेलैंड के द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया था। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 23वें क्वेश्चन में। उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत में क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसके अंदर उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है वो हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। हमेशा जीवन में आगे बढ़ने का उसमें एक तरह से साहस होता है। हमेशा ऐसे कार्य करता है जिसमें उसके मान सम्मान में कभी भी हानि नहीं हो और वो सामाजिक रूप से उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करे, समाज में उसका अच्छा स्थान हो। साथियों ऐसे लोगों में उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 23वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 पर। तो चलिए 24वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 24 है, ये देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण का स्तर नहीं है। परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर और अभिप्रेरणा स्तर। तो शिक्षण के स्तरों में इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा? प्रश्न संख्या आपको 24 में सही आंसर देना है। बताइए साथियों 24वें क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखो शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं, एक तो परावर्ती स्तर, एक अवबोध स्तर, एक स्मृति स्तर। लेकिन अभिप्रेरणा का स्तर शिक्षण के स्तरों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यही आपसे पूछ रहा था, अर्थात आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 24 में, ये आपका राइट आंसर है साथियों। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को क्या पूछा जा रहा है आपके 25वें क्वेश्चन में। शिक्षण के कितने चर होते हैं? 1, 2, 3 और 4। बताइए शिक्षण के चरों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न संख्या 25 में सही विकल्प का चुनाव करो। तो साथियों शिक्षण के चरों की संख्या 3 होती है। कितनी? 3। कौन कौन से 3 चर होते हैं? एक तो होता है आपके आश्रित चर, एक होता है आपके मध्यस्थ चर और एक होता है आपके स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर में शिक्षक आता है, आश्रित चर में विद्यार्थी आता है, मध्यस्थ चर में पाठ्यक्रम आता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ये भी बार बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। थर्ड विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 पर। चलिए 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, एकीकृत शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, या विशेष शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, अथवा नियमित प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? विकल्प नंबर कौन सा सही है? प्रश्न संख्या 26 में कौन सा आंसर आपका राइट रहेगा? बता दीजिए 26वें क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखो 26वें क्वेश्चन में एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। समावेशी शिक्षण प्रणाली का मतलब क्या हुआ? जिसमें जो सामान्य बालक है, जो मंदबुद्धि बालक है, जो प्रतिभाशाली बालक है, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो गरीब बालक हो अमीर बालक हो, सभी एक ही कक्षा में सभी का अध्ययन कराया जाए। तो साथियों वो होती है समावेशी शिक्षा, बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करना। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 पर।
तो चलिए 27वां क्वेश्चन वीडियो लास्ट की ओर बढ़ रहा है साथियों। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 है, ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय बालक में भय नामक संवेग होता है, प्रेम नामक संवेग होता है, संवेग नहीं होता है बल्कि उत्तेजना होती है, और इनमें से सभी। तो साथियों ब्रिजेस का नाम यहाँ पर संवेगात्मक विकास के अंतर्गत लिया जाता है। तो इनका मानना था कि जब बालक का जन्म होता है तो उस समय बालक में कोई भी संवेग नहीं होता है बल्कि जो उसकी क्रियाएं हैं वो उत्तेजना पर आधारित होती है। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? थर्ड विकल्प 27वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 पर। संवेगों की बात ही चल रही है तो जो भय, प्रेम, क्रोध साथियों ये चीज़ें प्राथमिक संवेगों के अंतर्गत आती है। तो चलिए 28वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लोरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था और सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की अवस्था। तो यहाँ पर जो लोरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में एक अवस्था बताई है, कौन सी है यहाँ पर वो? तो साथियों प्रसुप्ति जो अवस्था है ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताई गई है, ये आपका राइट आंसर नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। उद्योग बनाम अधीनता की अवस्था यहाँ पर इरिक एरिक्सन के द्वारा बताई गई है, इसलिए ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। ये मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की अवस्था है, ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था है, ये मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्था है, और यहाँ पर जो चौथी अवस्था है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की अवस्था, ये लोरेंस कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है नैतिक विकास का उस सिद्धांत की ये एक अवस्था है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके 28 में सही है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। तो चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग करना चिंतन है, भाषा का प्रयोग करना चिंतन है, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया चिंतन है, और संप्रत्यय अधिगम चिंतन है। तो बताइए इनमें से चिंतन को क्या माना जाता है? देखिए चिंतन को प्रतीकों का प्रयोग माना जाता है, प्रतीकों का प्रयोग ही चिंतन कहलाता है। विकल्प नंबर कौन सा सही है आपका? प्रथम विकल्प 29वें क्वेश्चन में सही है साथियों। वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा हमें कमेंट में जरूर बता कर जाए। और अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो बालक में यदि हमें अस्मिता का विकास करना है साथियों तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय किसको माना जाता है? 30वें क्वेश्चन में राइट आंसर बता दीजिए आपका कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। अस्मिता, अस्मिता का मतलब होता है खुद की पहचान। तो साथियों इसके लिए किशोर अवस्था सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 30 में। तो ये वीडियो पूरा